ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग बनाया था, इसका फॉर्मेट फिर से रिकॉल कर लो। ट्रेडिंग अकाउंट तो सबसे पहले जानो कि ट्रेडिंग अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है। क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है। अब ट्रेडिंग अकाउंट अगर नॉमिनल अकाउंट है तो इसका रूल्स याद है? कौन सा क्या रूल होता है? नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? All expenses losses are debited and income and gains are credited. But all expense loss जब हम बोल रहे हैं तो वो सारा एक्सपेंस ट्रेडिंग में जाएगा। ट्रेडिंग में वैसा एक्सपेंस जाएगा जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता क्या है? दोज एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड अप टू द गेट ऑफ गोडाउन। ये समझिए कि मेरा सप्लायर कोई पटना में है, कोई सीतामढ़ी, कोई मोतिहारी, कहीं भी है, और मैं मुजफ्फरपुर में बिजनेस कर रहा हूँ। ये मेरा गोडाउन शोरूम है। मेरा सामान यहाँ से नहीं डिलीवर होगा कस्टमर के पास। तो यहाँ सप्लायर से गेट ऑफ गोडाउन तक जो भी खर्चा मेरा हो रहा है, या मान लो मेरा फैक्ट्री है तो फैक्ट्री में सामान बनता है, फैक्ट्री सामान ट्रांसफर होता है गोडाउन में या शोरूम में, वहां से सामान बिकता है। तो फैक्ट्री में जो सामान मेरा है तो फैक्ट्री से रिलेटेड सामान जो एक्सपेंस हो रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हो रहे हैं, जो फैक्ट्री में जो एक्सपेंस हो रहे हैं, हीटिंग है, पावर है, लाइटिंग है, या जो डायरेक्ट कैरेज ऑन परचेज है, फ्रेट है, लोडिंग अनलोडिंग है, कैरेज इनवर्ड है, रेलवे फ्रेट है, ऑक्ट्रॉय है, ड्यूटी है, कस्टम है, these all expenses incurred on purchase, these all expenses incurred directly related to purchase of goods, and those expenses which are directly related to purchase of goods is called direct expenses, and direct expenses will be debited to trading account। सर आपका एक सवाल बनना चाहिए कि सर मान लो कि हम मशीनरी खरीदते हैं, हम मशीन पे जो खर्चा किए थे वो, तो मशीनरी आवर एसेट्स, और एनी एक्सपेंस इनकर्ड ऑन एसेट्स अप टू द डेट ऑफ पुट टू यूज करने से पहले जो भी खर्चा करते हैं, जैसे मान लो हमने एक एसी खरीदा, एसी को लाया भाड़ा पे, उसमें उस टेम्पो वाला हमसे 500 रुपया ले लेता है, तो 500 रुपया डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं कहलाएगा, वो मशीन का खर्चा कहलाएगा, एसी का खर्चा कहलाएगा, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, क्योंकि वो एसेट्स को खरीदने क्रम में हुआ है। तो डायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ पर ट्रेडिंग में कौन सा डेबिट हो रहा है? जो गुड्स को खरीदते हैं डायरेक्ट, और उस पर जो डायरेक्टली एक्सपेंस इनकर्ड होता है, जैसे रेलवे फ्रेट हो गया, कैरेज हो गया, वेजेज हो गया, लोडिंग हो गया, अनलोडिंग हो गया, दीज ऑल एक्सपेंसेस आर डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या बोल रहे हैं बेटा? बिल्डिंग जैसे फैक्ट्री हम खरीदे तो हाँ, वो डायरेक्ट। तो फैक्ट्री बिल्डिंग अगर है तो फैक्ट्री बिल्डिंग में एसेट्स है, लेकिन फैक्ट्री बिल्डिंग पे अगर डेप्रिसिएशन लग रहा है तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। मशीन खरीदे तो मशीन मेरा एसेट्स, लेकिन मशीन पे जो सामान बन रहा है, मशीन पे डेप्रिसिएशन लग रहा है, तो वो मेरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाएगा। बात समझ में? चलो अब समझिए, हमने जस्ट बताया था स्टॉक, समझते हैं बेटा स्टॉक क्या होता है? आज का लेक्चर नंबर कितना होगा? 2 नहीं 3। डेट कितना है आज? आज का डेट कितना है? 24 अगस्त 2023। ठीक है। स्टॉक, इसको हम क्या कहते हैं? एक और नाम है इसका इन्वेंट्री। देखिए छोटा छोटा टर्म सब समझा देते हैं। स्टॉक या इन्वेंट्री, ये होता क्या जानते हैं? गुड्स which remains unsold, कह सकते हैं ना, वह गुड्स, वैसा सामान जो अनसोल्ड है, यानी सामान पड़ा हुआ है, जो गुड्स में गोडाउन में अवेलेबल, शोरूम में अवेलेबल, मेरा क्या है? स्टॉक है। इन्वेंट्री 2 प्रकार का होता है, या स्टॉक 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका ओपनिंग स्टॉक, और एक होता है आपका क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक जो है वो कब का होता है? स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर। स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड ओपनिंग स्टॉक। जैसे मान लो कि मेरा फाइनेंशियल ईयर 21-22 है, तो 1/4/21 का जो स्टॉक है वो क्या कहलाएगा? ओपनिंग स्टॉक। और साल के अंत का स्टॉक क्या कहलाएगा? क्लोजिंग स्टॉक। इसको हम क्या बोलेंगे? स्टॉक एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग
ईयर, कोई दिक्कत नहीं है। ओपनिंग स्टॉक जो है ओपनिंग स्टॉक को हम ट्रेडिंग अकाउंट में डालते हैं। कहाँ डालते हैं बेटा? ट्रेडिंग अकाउंट में। किस साइड? डेबिट साइड डालते हैं। क्लोजिंग स्टॉक में क्या कहानी है? इफ appears outside, क्लोजिंग स्टॉक जनरली कहाँ दिखेगा? बाहर दिखेगा। किसके बाहर? ट्रायल बैलेंस के बाहर दिखेगा। और जो क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर दिख रहा है उसको दो जगह डालेंगे। फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट में डालेंगे, अगर हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट ही सीखे हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में डालेंगे क्रेडिट साइड। किस साइड डालेंगे? क्रेडिट साइड। और दूसरा सेकेंड बैलेंस शीट में डालेंगे। बैलेंस शीट क्या होता है हम लोग आगे क्लास में सीखेंगे, ठीक है ना। दूसरा हम बैलेंस शीट में डालेंगे। क्लोजिंग स्टॉक मेरा एसेट्स होता है तो एसेट साइड डालेंगे। तो ये कब करेंगे? यानी एडजस्टमेंट के इंफॉर्मेशन को हम दो जगह डाल रहे हैं। एडजस्टमेंट की इंफॉर्मेशन कितने जगह डाल रहे हैं बेटा? दो जगह डाल रहे हैं। एक ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड क्या क्लोजिंग स्टॉक को, और एक बैलेंस शीट के एसेट साइड डाल रहे हैं। हाँ मतलब और सवाल वही सवाल है। वो आउटसाइड ट्रायल बैलेंस की बात कर रहे हैं। अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर होगा तब सर, अगर इफ अपीयर्स इन ट्रायल बैलेंस, अगर सर वो ट्रायल बैलेंस में है तब क्या करेंगे? कोई भी इंफॉर्मेशन ट्रायल बैलेंस में होता है तो उसको एक ही जगह कहीं डालेंगे। अब कोई भी इंफॉर्मेशन ट्रायल बैलेंस के बाहर है तो उसको दो जगह डालेंगे। डेबिट और क्रेडिट डबल एंट्री सिस्टम पे उसका एडजस्टमेंट करते हैं। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में है तो इसको हम एक जगह डालेंगे और वो है बैलेंस शीट। इस साइड एसेट साइड। इसका मतलब हुआ कि इफ क्लोजिंग स्टॉक अपीयर्स इन ट्रायल बैलेंस देन it will not be posted in trading account। इसको ट्रेडिंग अकाउंट में पोस्ट नहीं करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट कब डालेंगे? जब क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर हो। तो स्टॉक समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। कैरेज समझाए थे क्या? नहीं समझे? समझिए कैरेज। कैरेज क्या होता है जानते हैं? ढुलाई। ढुलाई समझते हैं ना? सामान जो मंगवाते हैं या सामान पहुंचाते हैं कहीं पे। तो कैरेज जो होता है वो दो प्रकार के, मतलब कहाँ कहाँ इनकर हो सकता है कैरेज ऑन। एक होता है कैरेज ऑन परचेज। एक क्या होता है बेटा? कैरेज ऑन परचेज। और एक होता है आपका कैरेज ऑन सेल्स। कैरेज ऑन परचेज का और भी नाम है, जैसे कैरेज इनवर्ड या सिर्फ कैरेज भी बोल सकते हैं इसको। ये जो खर्चा है ये परचेज पे हुआ है तो कौन सा एक्सपेंस होगा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो कहाँ दिखाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में। कहाँ दिखाएंगे बेटा? किस साइड? डेबिट साइड। कोई दिक्कत नहीं है। कैरेज ऑन सेल्स का एक और नाम है कैरेज आउटवर्ड, और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। कौन सा एक्सपेंस बेटा?
क्योंकि सामान बेचते हैं ऑफिस से, गोडाउन से, तो वहाँ से जो भी खर्चा हो रहा है सब क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो ये जो है हम इसको दिखाएंगे प्रॉफिट एंड, आगे का जो टॉपिक है यही पढ़ना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। तो प्रॉफिट लॉस नहीं दिखाएंगे। तो ध्यान रखना है कि अगर कैरेज आउटवर्ड या कैरेज ऑन सेल्स क्वेश्चन में लिखा रहे, अब बोलेंगे ट्रेडिंग अकाउंट बनाइए, तो वो आपके लिए ट्रैप है। क्या है बेटा? ट्रैप। ट्रैप समझते हैं ना? ट्रैप इनका मतलब फंसाने के लिए दे दिया। तो कैरेज आउटवर्ड कभी भी लिखा रहेगा या कैरेज ऑन सेल्स, तो इसको ट्रेडिंग में नहीं डालिएगा। ट्रेडिंग में कब डालेंगे? क्या डालेंगे? कैरेज ऑन परचेज या कैरेज इनवर्ड या कैरेज, कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार आप समझिए, अगर लिखा रहे वेजेज एंड सैलरीज, क्या लिखा रहा है? अब देखो ये दोनों एक साथ लिखा हुआ है, वेजेज अलग नहीं है, सैलरी अलग नहीं है, एक साथ लिखा हुआ है। अब वेजेज सैलरी लिखा हुआ है, इसमें सैलरी कितना है, वेजेज कितना है, तो हम नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। तो हमको यहाँ पर क्या करना है, हमको इसका पहला लेटर समझना है कि पहला लेटर, पहला वर्ड सॉरी क्या है। तो पहला वर्ड क्या है? वेजेज है। तो वेजेज है तो हम इसको डायरेक्ट मान लेंगे। क्या मानेंगे बेटा? इसको एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंस मानेंगे। और हाँ दोनों एक साथ है। तो एक मिनट, तो डायरेक्ट एक्सपेंस तो कहाँ दिखेगा ये? ट्रेडिंग अकाउंट में दिखेगा। किस साइड? डेबिट साइड। एक ही बार लिखा हुआ तो साथ में मतलब कलेक्टिव बता रहा हूं ना। अब सपोज कि सर सैलरी एंड वेज लिखा हुआ है। अब पहला वर्ड यहाँ पर क्या है? सैलरी है। सैलरी किसको देते हैं? एम्प्लॉय कहाँ काम करता है? जनरली ऑफिस वगैरह में करता है। हाँ, अगर मान लो कि सर फैक्ट्री में मेरा एम्प्लॉय है, वहाँ सैलरी दे रहा है, फैक्ट्री सैलरी दे रहा है, तो क्या होगा? तब वो डायरेक्ट होगा। कोई भी खर्चा फैक्ट्री में हो रहा है, मेरा मैनेजर फैक्ट्री में काम करता है, उसको हम सैलरी देते हैं, तो वो भी डायरेक्ट है, फैक्ट्री एक्सपेंस है वो। तो एनी एक्सपेंस इन द इनकर्ड इन फैक्ट्री इज कॉल्ड डायरेक्ट, विल बी डेबिटेड टू पीएल अकाउंट। लेकिन सॉरी, विल बी डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। लेकिन सर अगर सिर्फ सैलरी वर्ड लिखा हुआ है, क्लियरली नहीं लिखा हुआ कि फैक्ट्री वाला है कि ऑफिस वाला है, तो इसको ऑफिस सैलरी मानेंगे। क्या मानेंगे? ऑफिस सैलरी, एंड दैट विल बी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये मेरा क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो ये कहाँ दिखेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। सर सिर्फ वेजेज है तो वेजेज तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। क्या बेटा? सर अगर सिर्फ सैलरी लिखा हुआ है तो इनडायरेक्ट है, तो अलग अलग दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए ना? सर मान लीजिए जैसे ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। ट्रायल बैलेंस में ये डेबिट लिखा हुआ है और यहाँ पर क्या है? क्रेडिट। और यहाँ वर्ड लिखा हुआ है सॉरी रिटर्न्स, इनवर्ड स्लैश या रिटर्न लिखा हुआ है, रिटर्न लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है 5000, यहाँ लिखा हुआ है 11000। अब बताइए कि दोनों साइड रिटर्न लिखा हुआ है बेटा? दोनों साइड रिटर्न लिखा हुआ है, 5000 डेबिट में और 11000 क्रेडिट में। तो ये रिटर्न कौन सा रिटर्न कहलाएगा? सेल रिटर्न कहलाएगा कि परचेज रिटर्न कहलाएगा? सेल रिटर्न डेबिट होता है, क्रेडिट होता है? सर क्रेडिट होता है, परचेज रिटर्न होगा। सेल रिटर्न हमारा डेबिट, सेल रिटर्न डेबिट होता है। वेरी गुड। सेल रिटर्न क्या होता है बेटा? डेबिट होता है। और इसका एक और नाम है रिटर्न आउटवर्ड। सेल रिटर्न क्या है? जब हम सामान बेचे तो सामान मेरा बाहर गया, कस्टमर के पास गया, कस्टमर सामान हमें वापस करने आया, तो सामान क्या हुआ? आपका अंदर आया ना, ये क्या कहलाएगा? रिटर्न इनवर्ड कहलाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और परचेज सामान बाहर भेजते हैं, तो ये क्या? क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट में लिखा हो तो क्या कहलाएगा? परचेज रिटर्न। इसी का एक और नाम है रिटर्न आउटवर्ड। ये समझ में आ रही है ना? ये सब आइडेंटिफिकेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है बेटा? तो रिटर्न समझ गए। उसी प्रकार से ट्रायल बैलेंस में मान लीजिए यहाँ डेबिट है और यहाँ क्रेडिट है और यहाँ डिस्काउंट लिखा हुआ है 400 रुपया। अब सिर्फ ये डिस्काउंट वर्ड लिखा हुआ है और क्रेडिट में नहीं है, सॉरी डेबिट में नहीं, किस साइड लिखा हुआ है? क्रेडिट साइड। बताइए ये क्या है? इनकम के एक्सपेंस।
आप लोग ठीक से ध्यान से नहीं पढ़ाई करते हैं। डेबिट में क्या दिखाता है? ट्रायल के डेबिट में क्या दिखता है? ट्रायल के डेबिट में क्या दिखता है? ट्रायल के डेबिट में एक्सपेंस दिखता है। और क्या दिखता है? एसेट्स। और ट्रायल के क्रेडिट में क्या दिखता है? इनकम और लायबिलिटी। लॉस नहीं दिखता है, लॉस एंड डेबिट में दिखता है, गेन दिखता है। अब यहाँ डिस्काउंट लिखा हुआ कहाँ दिख रहा है? क्रेडिट। तो क्या मानिएगा इसको? इनकम के एक्सपेंस मानिए? इनकम इनकम मानेंगे। बात समझ में आ रही है? यहाँ डिस्काउंट रिसीव कहीं लिखा हुआ है, फिर डिस्काउंट रिसीव माना जाएगा बिकॉज वो क्रेडिट साइड दिख रहा है। बात समझ आ रही ना? उसी प्रकार से ट्रायल बैलेंस में यहाँ पर डेबिट है और यहाँ पर क्रेडिट है और यहाँ लिखा हुआ डिस्काउंट 500 रुपया। अब ये क्या है? ये हमारा एक्सपेंस। अब ये एक्सपेंस हो गया लॉस। क्योंकि डेबिट साइड है। समझ में आ रही ना? तो ये आइडेंटिफिकेशन है कि डेबिट, ट्रायल के डेबिट में एसेट्स और एक्सपेंस दिखते हैं, ट्रायल क्रेडिट में इनकम और लायबिलिटी दिखते हैं। ये कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉक समझ गए? सर एक मिनट सर परचेज रिटर्न और परचेज आउटवर्ड 11 हम करते हैं तो परचेज को डेबिट करते हैं। परचेज को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो वहाँ परचेज अकाउंट डेबिट होता है। लेकिन जब परचेज हम रिटर्न कर रहे हैं तो मेरा परचेज क्या हो रहा है? घट रहा है। रिटर्न क्या हम सामान खरीदे। वेरी गुड। परचेज रिटर्न क्या होता है कि जैसे मान लो हमने सामान खरीदा तो मेरे पास आ गया, इसमें ये सामान डिफेक्टिव है तो हमने सप्लायर क्या किया? रिटर्न कर दिया। तो जब सामान रिटर्न करते तो ये मेरे लिए क्या कहलाएगा? परचेज रिटर्न कहलाएगा। यानी दोज गुड्स व्हिच हैव बीन परचेज अर्लियर, दोज गुड्स व्हिच हैव बीन परचेज अर्लियर now due to defective, due to any discrepancy, due to any deficiency in the goods we return to the supplier। हम गुड्स क्यों नहीं लेगा? जब हम बिजनेस कर रहे हैं, बड़ा बिजनेस कर रहे हैं जहाँ पर हमारे 10 सप्लायर है, फिर हमेशा सामान उनके यहाँ से आता है, सामान डिफेक्टिव दे तो वापस नहीं करेंगे हम आपको। फिर मेरे लिए वो इनकम हो जाएगा। इनकम की बात नहीं, वो परचेज को नेट कर देगा। परचेज को नेट का मतलब परचेज कम जाएगा क्योंकि सर 10 लाख का मान लो सामान खरीदे, हमने 1 लाख का वापस कर दिया तो मेरा नेट परचेज कितना कहलाएगा? 9 लाख का कहलाएगा। तो परचेज हम करते तो डेबिट करते हैं, आप परचेज रिटर्न करेंगे तो क्रेडिट करना पड़ेगा। किसको? परचेज रिटर्न को, और सप्लायर को करना पड़ेगा डेबिट। तो ट्रायल के क्रेडिट साइड में जो भी अमाउंट रिटर्न के रूप में दिख रहा है वो परचेज रिटर्न है, और ट्रायल के डेबिट साइड में दिख रहा है क्या है? सेल रिटर्न। ठीक है, अब समझिए ग्रॉस सेल्स। ग्रॉस सेल्स को ही हम कहते हैं टोटल सेल्स। क्या कहते हैं बेटा? टोटल सेल्स कहते हैं। सेल हम 2 तरीके से करते हैं, पता है कैसे कैसे करते हैं? एक करते हैं कैश सेल्स और एक क्या करते हैं बेटा? क्रेडिट सेल। कैश सेल मतलब जो नगद में बेच रहे हैं, यानी आता है पैसा मिल जाता है सामान बेचते हैं। क्रेडिट से मतलब उधार बेचते हैं। तो दोनों तो सेल ही है, तो कैश प्लस क्रेडिट सेल इक्वल टू क्या आता है? टोटल सेल्स। तो टोटल सेल्स समझ गए। एक होता है नेट सेल्स। अब सर सामान बेचेंगे तो सामान वापस भी तो होगा, कस्टमर वापस करेगा ना कुछ भी डिफेक्टिव का। जैसे हम अगर सामान वापस कर रहे हैं तो कोई हमको भी तो कस्टमर वापस कर देगा। तो नेट सेल निकलता है, कैसे निकलता है? टोटल सेल्स माइनस सेल रिटर्न। टोटल सेल्स हम सेल रिटर्न माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? सेल रिटर्न आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार एक होता है ग्रॉस परचेज। सर को यार हाँ, स्टूडेंट ग्रॉस परचेज को क्या कहेंगे बेटा? बोलो। टोटल परचेज माइनस टोटल परचेज। फिर टोटल परचेज भी 2 तरीके से होता है, बताइए। कैश परचेज और क्रेडिट। कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज होता है ना बेटा। तो अगर हमको नेट परचेज निकालना है क्या फॉर्मूला बनेगा? टोटल परचेज माइनस टोटल परचेज माइनस परचेज रिटर्न। कोई दिक्कत नहीं है। क्रेडिट परचेज क्या होता है? उधार खरीदना। क्रेडिट मीन्स यहाँ पर उधार हो गया, खरीदने के संबंध में। मान लो कैश सेल्स है 10 लाख,
कैश सेल्स कितना है? 10 लाख। क्रेडिट सेल्स है 50% ऑफ कैश सेल्स। सेल रिटर्न है 50,000। फाइंड आउट नेट सेल्स। इसको बनाइए तो, 12,50,000 इसको बनाइए तो कॉपी में कितना आएगा? बन गया सर। कितना आएगा? 14,50,000। 14,50,000 कैसा आया? क्रेडिट सेल कितना है? क्रेडिट है 5 लाख। 50% कैश सेल है ना, हाँ, तो 10 लाख का 50%, ठीक है? कितना आया? 5 लाख। तो टोटल सेल कितना आ जाएगा? 15 लाख। 10 लाख प्लस 5 लाख इज इक्वल्स टू 15 लाख। माइनस सेल रिटर्न Therefore, net sales is equals to total sale 15 लाख minus sale return 50,000। कितना आ गया? 14,50,000। एक और एग्जांपल देखिए। टोटल परचेज है 12 लाख। क्रेडिट परचेज है 6 लाख। परचेज रिटर्न है 45,000। फाइंड आउट नेट परचेज। नेट परचेज कितना आएगा बताइए? क्योंकि क्रेडिट परचेज ऑलरेडी टोटल परचेज में इंक्लूडेड है ना, तो ये ट्रैप के लिए दे दिए थे हम, ठीक है, इसका कोई काम नहीं है। तो नेट परचेज इजीली निकल जाएगा। कैश सेल्स को निकाल दो। टोटल परचेज 12 लाख माइनस परचेज रिटर्न 45,000, 11 लाख 55,000। क्लियर है? हो गया आर्यन? उसी समय गुड, हो गया। अब समझिए, ये है आपका ट्रायल बैलेंस। सर नोट्स भेज दीजिए। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, परचेज एंड सेल्स दिया हुआ है। परचेज ट्रायल बैलेंस किस साइड रहता है? परचेज डेबिट। सेल्स, क्रेडिट ठीक है। परचेज है 16 लाख, सॉरी डेबिट साइड 16 लाख है, क्रेडिट साइड है 19 लाख। चलेगा। यहाँ रिटर्न दिया हुआ है 20,000 और यहाँ दिया हुआ है 15,000। अब सवाल है फाइंड आउट नेट परचेज एंड रिटर्न है कि परचेज रिटर्न है? नेट सेल्स। क्या बोल रहा है? सर वो बस रिटर्न हाँ रिटर्न है, दोनों साइड है। आपको आइडेंटिफाई करना है परचेज रिटर्न कितना है, सेल रिटर्न कितना है, ठीक है ना। और नेट परचेज निकालिए, निकल सकता है, निकल गया सर। निकालिए, कॉपी बनाइए, इसको कॉपी बनाइए, एग्जाम्पल लिख के देखते हैं कितना आएगा। थोड़ा सा ख्याल है।
कितना आया? फंस गए क्या? नहीं सर, नहीं बनेगा। उल्टा लिखते हैं। हो गया सर। कितना है परचेज? 15,85,000। सेल्स 18,80,000। तुम्हारा शोभा खबर नहीं आया सोमांगी? मेरा लोग ज़्यादा आ गया। देखो ज्यादा आ गया। 18 हाँ। लाख ये क्या है? 16 लाख परचेज डेबिट है, क्या है? परचेज है। बहुत अच्छा, परचेज है। ये 19 लाख क्या है? सेल्स है। सेल्स है। ये 20 हजार क्या है डेबिट साइड में रिटर्न? सेल्स रिटर्न। अभी बताया है ना? क्या बताया है? देखिए यहाँ पे कहाँ गई जी? यही ना, सेल रिटर्न है। डेबिट साइड में क्या लिखता है? सेल रिटर्न। ये सेल रिटर्न है। और ये 15,000 क्या है? परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न है। तो सेल रिटर्न परचेज दिया हुआ है तो नेट से निकल जाएगा। टोटल सेल 19 लाख। ट्रायल बैलेंस जो सेल्स रहता है वो टोटल मतलब कि वो कैश प्लस क्रेडिट सेल दोनों सेल रहता है, ठीक है बेटा? जोड़ के माइनस 20,000 ना। हाँ सर। कितना आ गया? और नेट परचेज निकल जाएगा। सर 80,000 को। गुड। हम जानबूझ के लिखे थे कि आप मेरी गलती को पकड़िए। नेट परचेज कितना? 16 लाख माइनस 15,000 ना। कितना आएगा? 15,85,000। समझे बुआ? जी सर। This is your lecture number 3 where you study basic concepts of purchase, inventory, return, net purchase, total purchase, carriage inward, carriage outward, direct expenses। ठीक है ना? तो जो रिमेनिंग क्वेश्चन जो ट्रेडिंग के हैं वो उसको सॉल्व करके लाइएगा। अगर हो गया है तो उसको रिवाइज करिएगा, रिपीट करिएगा और लेक्चर 1 2 3 को रिवाइज कर लीजिएगा। ओके, वी विल डिस्कस लेक्चर 4 tomorrow and in lecture 4 we will discuss profit and loss account. सर हम तो रिवाइज करके आए। Okay, bye. क्या बोल रहे हैं? हम तो